दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री एक ऐसी महिला जिसे पूरी दुनिया आयरन लेडी कहती थी, जिसके चेहरे पर शायद ही किसी ने कमजोरी देखी हो। लेकिन एक दिन वही इंदिरा गांधी अचानक सबके सामने टूट गई थी। कमरे में बैठे लोग सन्न रह गए थे, क्योंकि इंदिरा गांधी ने अपने चेहरे पर दोनों हाथ रख लिए थे और कांपती हुई आवाज में सिर्फ इतना कहा था, बस कीजिए रफ़ी साहब, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। और इतना कहने के बाद वो वहाँ से उठी और सीधे अपने प्राइवेट कमरे में चली गई, जहाँ जाकर वो फूट फूट कर रोई थी। लेकिन आखिर ऐसा क्या गाया था मोहम्मद रफ़ी ने? क्या था उनकी आवाज़ में? और क्यों देश की सबसे मजबूत महिला भी खुद को संभाल नहीं पाई थी? आज की ये कहानी सिर्फ एक गाने की कहानी नहीं है, ये कहानी है उस दौर की जब आवाज़ें दिलों पर राज करती थीं, जब गीत सिर्फ सुने नहीं जाते थे, महसूस किए जाते थे। और यकीन मानिए, इस कहानी का आखिरी हिस्सा आपके रोंगटे खड़े कर देगा। साल था 1964। पूरा भारत सदमे में था। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू इस दुनिया को अलविदा कह चुके थे। नेहरू सिर्फ एक नेता नहीं थे, करोड़ों लोगों की उम्मीद थे। बच्चों के चाचा नेहरू, आज़ाद भारत का सपना, एक ऐसा चेहरा जिसे देखकर लोगों को भरोसा मिलता था कि देश सुरक्षित हाथों में है। उनकी मौत ने पूरे देश को अंदर तक तोड़ दिया था। और उन्हीं टूटे हुए लोगों में एक नाम था सावन कुमार टॉप। वही सावन कुमार जिन्होंने बाद में बॉलीवुड को कई बड़ी फिल्में दी। लेकिन उस वक्त वो सिर्फ एक फिल्म मेकर नहीं थे, वो नेहरू जी के बहुत बड़े प्रशंसक थे। नेहरू जी की मौत ने उन्हें इतना झकझोर दिया था कि उन्होंने फैसला किया वो पंडित नेहरू को समर्पित एक फिल्म बनाएंगी। एक ऐसी फिल्म जो सिर्फ मनोरंजन नहीं होगी, बल्कि एक श्रद्धांजलि होगी। और यहीं से शुरुआत हुई फिल्म नौनिहाल की। फिल्म की कहानी बेहद भावुक थी। एक छोटा सा अनाथ बच्चा, जिसे पता चलता है कि पंडित नेहरू उसके रिश्तेदार हैं, और फिर वो उनसे मिलने दिल्ली निकल पड़ता है। लेकिन रास्ता आसान नहीं होता। भूख, दर्द, अकेलापन, ठोकरें, उसका सफ़र उम्मीद और टूटन के बीच झूलता रहता है। और फिर इस कहानी का अंत होता है पंडित नेहरू के जनाजे पर। सोचिए, जिस इंसान से मिलने का सपना लेकर वो बच्चा निकला था, आखिर में उसी इंसान के अंतिम सफ़र तक पहुंच पाया। फिल्म की कहानी जितनी दर्दनाक थी, उसका संगीत भी उतना ही गहरा होना ज़रूरी था। फिल्म के डायरेक्टर थे राज मार्कोस और संगीत की जिम्मेदारी संभाली थी महान संगीतकार मदन मोहन ने। लेकिन सावन कुमार के दिल में एक बात बार बार उठ रही थी, अगर ये फिल्म नेहरू जी को समर्पित है तो इसमें एक ऐसा गीत होना चाहिए जो सीधे इंसान की रूह तक पहुंच जाए। एक ऐसा गीत जिसे सुनकर लगे कि खुद नेहरू जी देश से बात कर रहे हैं। और ये जिम्मेदारी दी गई मशहूर शायर कैफी आज़मी को। कहा जाता है कि कैफी साहब कई दिनों तक सिर्फ इसी गीत पर काम करते रहे। वो कोई साधारण गीत नहीं लिखना चाहते थे, वो शब्दों में एक इंसान की पूरी विरासत उतारना चाहते थे। और फिर उन्होंने लिखा, मेरी आवाज़ सुनो, प्यार का राज सुनो। जैसे ही सावन कुमार ने ये गीत सुना, उन्होंने उसी वक्त फैसला कर लिया था कि ये गीत सिर्फ एक इंसान गा सकता है, मोहम्मद रफ़ी। क्योंकि उस दौर में अगर दर्द को आवाज़ देनी हो तो रफ़ी साहब से बेहतर कोई नहीं था। फिर वो दिन आया जब रिकॉर्डिंग शुरू हुई। स्टूडियो में मदन मोहन बैठे थे, कैफी आज़मी मौजूद थे और सामने खड़े थे मोहम्मद रफ़ी। जैसे ही रफ़ी साहब ने गाना शुरू किया, कमरे का माहौल बदल गया। कहा जाता है कि वहाँ मौजूद लोग कुछ देर बाद एक दूसरे को देखने लगे थे, क्योंकि रफ़ी सिर्फ गा नहीं रहे थे, वो हर शब्द को जी रहे थे। उनकी आवाज़ में ऐसा दर्द था जैसे कोई इंसान टूटे हुए दिल से दुनिया से बात कर रहा हो। और जब रिकॉर्डिंग खत्म हुई तो कुछ देर तक पूरे स्टूडियो में सन्नाटा छाया रहा। सबको महसूस हो चुका था कि ये कोई साधारण गीत नहीं है। फिल्म रिलीज़ हुई साल 1967 में और रिलीज़ होते ही लोगों के दिलों में उतर गई। सिनेमा घरों में कई लोग ये गीत सुनकर रो पड़े थे। लेकिन असली चमत्कार अभी बाकी था। फिल्म की सफलता के बाद डायरेक्टर राज मार्कोस ने सावन कुमार को सलाह दी कि इस फिल्म को पूरे देश में टैक्स फ्री करवाने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देख सकें। लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी, देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तक पहुंचा कैसे जाए। उस दौर में उनसे मिलना लगभग नामुमकिन माना जाता था। लेकिन किस्मत ने यहाँ रास्ता खोल दिया।
फिल्म में काम कर रहे अभिनेता और कवि हरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय का नेहरू परिवार से पुराना रिश्ता था। दरअसल वो मशहूर कांग्रेस नेता सरोजिनी नायडू के छोटे भाई थे और पंडित नेहरू उनकी कविताओं के बड़े प्रशंसक थे। हरेंद्र नाथ की मदद से आखिरकार इंदिरा गांधी से मुलाकात तय हुई। उस मुलाकात में मौजूद थे सावन कुमार, राज मोरकस और मदन मोहन। जब इंदिरा गांधी के सामने फिल्म को टैक्स फ्री करने की बात रखी गई तो उन्होंने शांत स्वर में कहा, मैं सोचकर बताऊंगी। बस यहीं सावन कुमार का दिल बैठ गया। उन्हें लगा कि शायद बात टल गई। उन्होंने हिम्मत करके कहा, इंदिरा जी, अगर आप एक बार फिल्म देख लें। लेकिन इंदिरा गांधी का जवाब सुनकर कमरे में सन्नाटा छा गया। उन्होंने कहा, मेरे पास 3 घंटे की फिल्म देखने का समय नहीं है। कुछ पल के लिए कोई कुछ नहीं बोला। तभी मदन मोहन ने धीरे से कहा, अगर आपके पास पूरी फिल्म देखने का समय नहीं है तो कम से कम अपने पिता पर बना एक गीत तो सुन लीजिए। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद इंदिरा गांधी मान गईं और फिर कमरे में बजा, मेरी आवाज़ सुनो, प्यार का राज सुनो। दोस्तों, अब जो हुआ उसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। जैसे जैसे रफ़ी साहब की आवाज़ कमरे में गूंज रही थी, इंदिरा गांधी का चेहरा बदलने लगा। उनकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी, मानो वो उस कमरे में नहीं अपने बचपन में पहुंच चुकी हूँ। उन्हें अपने पिता की याद आने लगी थी, उनकी बातें, उनकी मुस्कान, उनकी आवाज़। और फिर अचानक इंदिरा गांधी ने अपने दोनों हाथ चेहरे पर रख लिए। कमरे में बैठे लोग घबरा गए। तभी कांपती हुई आवाज़ में इंदिरा गांधी बोली, बस चुप हो जाइए रफ़ी साहब, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। और इतना कहकर वो तुरंत वहाँ से उठी और अपने प्राइवेट कैबिनेट में चली गईं। कहा जाता है कि वहां जाकर वो फूट फूट कर रोई थी। बाहर बैठे सावन कुमार, मदन मोहन और हरेंद्र नाथ एकदम खामोश थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अब क्या होगा। क्या फिल्म टैक्स फ्री होगी या सब कुछ खत्म हो चुका है? करीब 10 मिनट बाद इंदिरा गांधी का सचिव बाहर आया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, आप लोग घर जाइए, मैडम ने कहा है आपका काम हो जाएगा। और अगले ही दिन ऐलान हुआ, फिल्म नौनिहाल पूरे देश में टैक्स फ्री होगी। दोस्तों, आज टेक्नोलॉजी आवाज़ को सुंदर बना सकती है, लेकिन दिल में उतर जाने वाला दर्द पैदा नहीं कर सकती। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में जो सच्चाई थी वो सीधे इंसान की रूह तक पहुंचती थी। शायद इसी वजह से जिस महिला को पूरा देश आयरन लेडी कहता था, उसी महिला की आंखों से रफ़ी साहब ने आंसू निकाल दिए थे। अब आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्या आपने कभी रात के किसी शांत पल में रफ़ी साहब का कोई गाना सुनकर किसी अपने को याद किया है? और अगर आपको ज़िंदगी में सिर्फ एक ही मोहम्मद रफ़ी का गाना हमेशा के लिए चुनना पड़े तो वो कौन सा होगा? कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि सच कहें रफ़ी साहब सिर्फ गायक नहीं थे, वो लोगों की यादों के आवाज़ थे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।